तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में जेनो अपने पास्ट के बारे में सपना देख रहा होता है। तभी जेनो कहता है कि कैपेसिटर चार्ज हो गया है और अब वो इसके एक्सेलरेटर को लो रेजिस्टेंस वाली कॉपर एलॉय से रिप्लेस कर रहा है और हवा की स्पीड भी लगभग 2.8 नोट्स है और यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अब वह एक्यूरेटली निशाना लगाने के लिए तैयार है। फिर जेनो अपनी गन से कद्दू को शूट करता है पर उसकी गन का निशाना कद्दू पर नहीं लगता है। तो जेनो सोचता है कि एल्यूमिनियम उसे उसकी प्रिसाइज एक्यूरेसी नहीं दे रहा है और शायद अब उसे एक और प्रोजेक्टाइल बनाना पड़ेगा जो कि एक ऑफसेट सेंटर ऑन ऑफ मास के साथ होगा। देन स्टैनली जेनो से कहता है कि उसे अपनी गन का फायरिंग एंगल 1.1 बॉम्बस डीजी नीचे करना चाहिए और यह उसकी गन की गलती नहीं है कि वह अपना निशाना चूक गया, बल्कि यह उसकी स्किल की गलती है। तभी जेनो स्टैनली से पूछता है कि क्या वह इस गन से टारगेट को हिट कर सकता है, तो स्टैनली उसे हाँ बोलता है। फिर स्टैनली गन से शूट करके कद्दू को हिट करता है। तभी जेनो स्टैनली को एलिगेंट बताता है और स्टैनली ने ट्रेजेक्टरी को अपने इंस्टिंक्ट से ही कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टैनली पूछता है कि यह गन ऑर्डिनरी नहीं है और इसे किसने बनाया है और क्या इसे उसने बनाया है। तभी जेनो उसे हाँ बोलता है और इसे वह एक रेल गन कहता है और यह गन प्रोजेक्टाइल्स को किसी गन पाउडर से शूट नहीं करती है बल्कि मैग्नेटिज्म से शूट करती है जो कि लॉरेंस फोर्स है। तो स्टैनली पूछता है कि क्या वो कोई रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तभी जेनो कहता है कि यह कोई बुरा आइडिया नहीं है और वह तो बस सभी चीजों के पीछे के रूल्स और प्रिंसिपल्स को समझना और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और साइंस से वह इस दुनिया के मैकेनिज्म के बारे में जान सकते हैं जिससे वह कई नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग से अब वह स्पेस में 7,32,40,000 किमी दूर मार्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स सूक्ष्म स्तर पर हमें चीजों को समझने में मदद कर रही है और साइंस का मजा नई चीजों को जानने में और नई डिस्कवरीज करने में है, इसीलिए साइंस एलिगेंट है। देन स्टैनली कहता है कि वो एक ऑन्ड बंदा है। तभी स्टैनली जेनो को अपना नाम बताकर उसके साथ हैंडशेक करता है। तो जेनो कहता है कि यह उसका पहली बार हैंडशेक करने का एक्सपीरियंस है और जेनो स्टैनली को साइंस की ब्यूटीफुल लाइट दिखाने का कहता है। उसके बाद जेनो जग जाता है। तभी शेंगू कहता है कि फाइनली जेनो जग गया है और गुड मॉर्निंग डॉक्टर जेनो। फिर शोकाशा कहता है कि उन्हें अपनी आगे की डायरेक्शन को क्लैरिफाई करना होगा, इसीलिए वह इसकी शुरुआत अपनी करंट सिचुएशन से करेंगे। तो जीन कहता है कि यह डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है और उन्हें अपने नए दोस्तों को भी उनके प्लान के बारे में बताना होगा। तभी यूकियो कहता है कि वह लोग बिलियंस में ह्यूमैनिटी को रिवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए वह मक्का की तलाश में अमेरिका आए थे। पर यहां पर उन्हें एक क्रेजी गुड साइंस ड्यूड जेनो से बैटल करनी पड़ी थी, जिस बैटल में उसने उनकी शिप और उसके साथियों को कैप्चर कर लिया है। पर इसके बदले में उन्होंने भी एनिमी के बॉस डॉक्टर जेनो को कैप्चर कर लिया है और अब दोनों साइड के लोगों के पास ही हॉस्टेजेस हैं, इसीलिए उन्होंने कॉर्न सिटी को एक सेफ जोन बना दिया है। देन जीन कहता है कि अब वह इस टाइनी बोट में मास्टर स्नाइपर स्टैनली और उसकी आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस से बचकर भाग रहे हैं और एनिमी का कैरियर जेनो को वापस ले जाने के लिए उनके पीछे आ रहा है और यह बहुत ज्यादा टेंशन की सिचुएशन है। तभी शोइका कहती है कि वह एनिमी से जीत नहीं सकते हैं। तो सेन कहता है कि हाँ ठीक है और वह लोग स्टैनली सैनसे को डच करेंगे जैसे कि वह अब तक करते आए हैं और अब वह साउथ अमेरिका जा रहे हैं। फिर रस सुई कहता है कि वह साउथ अमेरिका में सीधा पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स तक जाएंगे। तभी क्रोम कहता है कि क्या वहां पर एक बहुत बड़ा पेट्रिफिकेशन डिवाइस होगा। तो कास्की कहता है कि उन्हें वहां पर कुछ अमेजिंग मिलेगा। तभी कोहाकू कहती है कि वह लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हैं और एमी उनका पीछा कर रहा है। उसके बाद जेनो कहता है कि शायद पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स पर कई हजार साल बाद भी कुछ हो सकता है और क्या डॉक्टर शेंगू को लगता है कि यह चीज चांद पर रहने वाले लोगों की हो सकती है। तभी शेंगू यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो जेनो कहता है कि तो शेंगू को इस बारे में पता है। तभी शेंगू कहता है कि जेनो भी इस बारे में जानता है और हाँ, ऑब्वियसली मून से उनकी तरफ इतनी बड़ी माइक्रोवेव एनर्जी जो आ रही है, इसीलिए जेनो ने भी वाई मैन की आवाज सुनी है। फिर जेनो कहता है कि इस नए वर्ल्ड के 2 टॉप साइंटिस्ट्स यहां पर मौजूद हैं और अगर वह दोनों अपने एफर्ट्स को कंबाइन कर लें तो वह शायद एक नई वेपन बना सकते हैं और वह दोनों साथ मिलकर पेट्रिफिकेशन बीम के पीछे के कारण का पता लगा सकते हैं। तभी शेंगू कहता है कि ठीक है और उन्हें अपने नोट्स को शेयर करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो जेनो कहता है कि ठीक है और साइंस एलिगेंट है। देन स्टैनली शेंगू की शिप पर होता है और माया एंड अदर सोल्जर्स शिप पर फ्यूल को लोड कर रहे होते हैं। तभी माया कहती है कि वह फ्यूल को लोड करते ही डॉक्टर जेनो को वापस लाने के लिए निकल जाएंगे। उसके बाद एक सोल्जर हरनाडा और अदर्स को उनके महल ले जाने का कहता है। तभी हरनाडा कहती है कि उस सोल्जर को उनकी तरफ अपनी गन पॉइंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि अब वह दोनों पार्टीज इक्वल फुटिंग पर हैं। तो वह सोल्जर अपनी गन को नीचे कर लेता है। तभी किन्नरो सोचता है कि गिनरो यहां पर नहीं है और वह कहां पर है। तो मासुकाजे वहां पर बेहोश होने की एक्टिंग करता है और वह अपने फ्रेंड से शिप पर जाकर गिनरो को लाने का कहता है। तभी यजूरिया एक सोल्जर से कहती है कि मासुकाजे का वंड बहुत सीवियर है, इसीलिए वह चल नहीं सकता है और होमुरा कहती है कि अगर उन्होंने मासुकाजे को बहुत दूर तक कैरी करा तो वह मर भी सकता है। फिर वह सोल्जर मासुकाजे को शिप पर ले जाता है
और वहां पर सोल्जर्स आपस में बात करते हैं कि अगर यह बंदा मर गया तो वह इसे समुद्र में फेंक देंगे, और अगर यह बंदा बच गया तो वह इसे एक होस्टेज की तरह उस साइंस किड को दिखाएंगे। तभी मासूकाजे गेनरो को ढूंढ लेता है। तो गेनरो उससे कहता है कि वह उसे छुपाने के बाद गायब हो गया था और उसे नहीं पता था कि वह आगे क्या करे। तभी मासूकाजे कहता है कि उसे पता है कि गिनोरो का एनिमी की शिप में छुपने के पीछे का क्या प्लान है, और गिनोरो यहां पर छुप रहा है क्योंकि वह उनके एनिमी की सिचुएशन के बारे में पता लगाना चाहता है। तो गिनोरो कहता है कि हाँ हाँ, ऐसा ही है, और मासूस बिल्कुल सही समझ रहा है। पर अब विचार करने पर उसे लगता है कि उसे यहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका खुद हीरो बनने का यह आइडिया शायद इतना अच्छा नहीं है। तभी मासूकाजे गिनरो का गार्ड बनने का कहता है। फिर मासूकाजे कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो गिनरो कहता है कि मासूकाजे को चोट लगी है और अब वह क्या करे। तभी माया कहती है कि उनकी डॉक्टर जेनो को वापस लाने वाली टीम अब यहां से रवाना हो रही है। देन स्टैनली ने मासूकाजे को पकड़ लिया होता है। तभी माया मासूकाजे से पूछती है कि शेंगू कहां जा रहा है। तो मासूकाजे कहता है कि वह लोग उसके साथ जैसा करना चाहे कर सकते हैं, पर वह अपने मास्टर को धोखा नहीं देगा, इसीलिए वह उन्हें कभी भी सेंकू की डेस्टिनेशन के बारे में नहीं बताएगा। तभी स्टैनली मासूकाजे के सिर पर गन पॉइंट करता है। तो मासूकाजे सोचता है कि गिनरो को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए, भले ही उसके साथ कुछ भी हो। फिर गिनरो सोचता है कि मासूकाजे ने उसे यहां पर छुपकर रहने के लिए कहा है और ऐसा करना सही भी होगा, लेकिन वह मासूकाजे को हल्ट नहीं होने देगा। तो गिनरो स्टैनली को बता देता है कि सेंकू साउथ अमेरिका की तरफ जा रहा है। तभी स्टैनली तो सिर्फ अपने लाइटर से मजाक कर रहा था, जिसे देखकर मासूकाजे शॉक्ड हो जाता है और गिनरो मासूकाजे और बाकी सभी को सॉरी बोलता है। तो मासूकाजे स्माइल करता है। उसके बाद शेंगू जैनो को ईशगामी की कई हजार साल पहले की रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी जैनो कहता है कि ईशगामी ब्याकुया पेट्रिफिकेशन बीम से बच गया था, क्योंकि वह उस वक्त स्पेस में था और ब्याकुया के पास दो इनकम्पैटिबल नोशंस पर कमांड थी, जो कि इमोशन और रीजन है, और वह कभी ब्याकुया को समझ नहीं पाया था। पर स्टोरी टेलिंग और रिकॉर्डिंग्स के जरिए फ्यूचर में इंफॉर्मेशन भेजने का काम तो ब्याकुया जैसा ही कोई कर सकता है। देन ब्याकुया बोलता है कि उन्होंने स्पेस से देखा था कि पेट्रिफिकेशन भीम साउथ अमेरिका से शुरू हुई थी, और पता नहीं वह लोग वहां पर क्या ढूंढ निकालेंगे, और अब यह उनकी साइंस पर निर्भर करता है। तभी शैंकू जेनो से इस प्रेशियस इंफॉर्मेशन पर ध्यान लगाकर कई नई डिलेज को ढूंढने का कहता है। तो जेनो कहता है कि उन्हें अपनी डेस्टिनेशन का एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ढूंढना होगा, जिससे वह उस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाए जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को कई हजार साल पहले पेट्रीफाइड कर दिया था। उसके बाद लूना पूछती है कि क्या उनके पास चाय पीने के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है क्या। तभी रेस सुई कहता है कि अभी उन दोनों को इंटरप्ट करना अनमैनली होगा। तो जीन कहता है कि वह दोनों टॉप साइंटिस्ट्स अभी कोलावट कर रहे हैं। तभी सुई क्रोम से पूछती है कि वह इतना रेस्टलेस क्यों दिख रहा है। तो क्रोम कहता है कि वह रेस्टलेस नहीं है। तभी कोहाकू कहती है कि क्रोम बहुत रेस्टलेस दिख रहा है। देन क्रोम फ्रांसोस से चाय और स्नैक्स को ले लेता है। तभी कोहाकू कहती है कि क्रोम कई बहाने बनाकर उन दोनों की बातें सुनना चाहता है। फिर क्रोम सोचता है कि शेंगू और जेनो इस तरह से अपनी रिसर्च कर रहे होंगे, पर जब वह दरवाजा खोलकर देखता है तो उसे दिखता है कि वह दोनों वहां पर बबल्स फुला रहे होते हैं। तो क्रोम पूछता है कि वह दोनों यहां पर खेल क्यों रहे हैं। तभी इजानो उसे बताता है कि वह यहां पर खेल नहीं रहे हैं और यह एक मॉडल है। तो शेंगू कहता है कि उन्होंने गिल्सरीन को सर्फेक्टेंट में मिलाकर शैम्पू बनाया है, जिससे उन्हें यह जगेंटिक सुपर बबल्स मिले हैं। तभी क्रोम कहता है कि जैनो बंधा हुआ नहीं है। तो शेंगू कहता है कि जैनो यहां से कहीं नहीं भागेगा। फिर कासेकी कहता है कि उसने वह चीज बना दी है जिसके लिए उन्होंने उसे बोला था। तभी जैनो इसे एलिगेंट वर्क बताता है। और सोचो, अगर पेट्रिफिकेशन डिवाइस ब्राजील से शुरू हुआ हो तो उस बीम को अर्थ को एंगल्फ करने के लिए 2800 कियामी की रेडियस का होना होगा। तो क्रोम इसे क्लियर बताता है। तभी शेंगू कहता है कि वह इसे डिस्प्ले करने के लिए ऑल आउट जा रहे हैं। तो जेनो कहता है कि एस्थेटिक मैटर करता है अगर वह एलिगेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो। डेन क्रोम कहता है कि शेंगू ऑप्टिमाइजेशन पर ज्यादा ध्यान देता है और जेनोफॉर्म पर ज्यादा ध्यान देता है। तभी क्रोम पूछता है कि अगर इस तरह से पेट्रिफिकेशन बीम स्प्रेड हुई होती तो शेंगू को वह पेट्रिफिकेशन बीम नीचे ग्राउंड से हिट करती। तो शेंगू क्रोम को सही बताता है, पर रियलिटी में उस वक्त वो पेट्रिफिकेशन बीम हॉरिजन के परे से एक टाइड वेव की तरह आई थी, और वह इस इंफॉर्मेशन से कई हिंट्स को ढूंढ निकालेंगे। तभी क्रोम बोलता है कि यह उसकी गट फीलिंग है, पर शायद पेट्रिफिकेशन बीम जमीन से पास होने में ज्यादा टाइम लगाती है, इसीलिए पेट्रिफिकेशन बीम एक टाइड वेव की तरह उन तक आई होगी। तो जेनो इसे एक फैसिनेटिंग हाइपोथेसिस बताता है, पर एक साइंस प्रो के लिए गट फीलिंग से ज्यादा एक फिनोमिनन मैटर करता है जो कि किसी के भी ट्राई करने पर ऑब्जेक्टिवली रिप्रोड्यूस हो जाता है। तभी क्रोम जैनो की बात समझ नहीं पाता है। तो जैनो उसे एक एग्जाम्पल देता है। मान लो अगर वह घोस्ट पर रिसर्च कर रहे हैं तो वह पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। देन शैंकू कहता है कि अगर यह घोस्ट सेम इफेक्ट्स को कॉज करता रहेगा और इन इफेक्ट्स को अगर कोई भी रिप्रोड्यूस कर सकेगा तो वह इसे एक फैक्ट मानेंगे। तभी शैनो कहता है कि जैसे घोस्ट के आसपास होने पर टेम्परेचर का थोड़ा कम हो जाना,
तो शेंकू कहता है कि वह लोग टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके एक स्टेलिंग इंजन से बहुत सारी इलेक्ट। तो क्रोम उससे पूछता है कि यह वियर्ड क्यों है। फिर शेंगू बताता है कि जिस स्पेस स्टेशन पर ब्याकुया और उसकी टीम थी, वह आसमान में एक जगह पर नहीं रहता था क्योंकि वह स्पेस स्टेशन अर्थ के चक्कर काट रहा था। इसीलिए इसने कुछ दर्जन मिनट्स में अर्थ का आधा चक्कर लगा लिया होगा, और अगर ऐसा हुआ होता तो उनका स्पेस स्टेशन भी पेट्रिफिकेशन बीम के टच में आ जाता। तभी जेनो कहता है कि पेट्रिफिकेशन लाइट की वेव ने पूरे प्लेनेट को एक लो एल्टीट्यूड पर कवर करा था, और यह एग्जैक्टली लाइट नहीं है क्योंकि लाइट की स्पीड इससे तेज होती है। और अगर यह किसी तरह की ल्यूमिनियस बॉडी है तो इसका फ्रंट फ्लो ग्रेविटी के द्वारा पूरे प्लेनेट के सरफेस पर ले जाया गया था, और ऐसा करने से यह हमारे ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है। तो शेंको इस हाइपोथेसिस को लेने का कहता है, और जब वह इसे अपने अपने पेट्रीफाइड होते समय के नजारे के साथ मिलाकर देखते हैं, तो देन जेनो कहता है कि अगर वह लाइट के आने का एंगल कैलकुलेट करने वाले हैं तो उन्हें उस समय के टेम्परेचर और वेदर के बारे में सोचना होगा। उसके बाद वह इन डिटेल्स पर फोकस करेंगे। फिर कोहाकू कहती है कि क्रोम बहुत लेट है। तभी कोहाकू वहां जाकर देखती है कि क्रोम बबल्स फुला रहा होता है, और शेंगू एंड जेनो अपनी अपनी जगह के टेम्परेचर और वेदर को चेक कर रहे होते हैं। देन शेंगू और जेनो कहते हैं कि जब उन्होंने हॉरिजन पर पेट्रिफिकेशन लाइट देखी थी और जब वह पेट्रीफाइड हुए थे, इसके बीच में 56 सेकंड का अंतर था। तभी क्रोम कहता है कि पेट्रिफिकेशन भीम बढ़ते वक्त अपनी स्पीड को बदलती नहीं है। तो शेंगू कहता है कि क्रोम की यह डिस्कवरी उनके लिए एक और यूजफुल रिप्रोड्यूसिबल फैक्ट है। उसके बाद शेंगू और जेनो कुछ मैथमेटिक्स और फिजिक्स की कैलकुलेशंस करते हैं जो कि क्रोम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तभी शेंगू कहता है कि अब बस उन्हें एक एंगल चाहिए। तो जेनो कहता है कि उसके पास एक अप्रॉक्सीमेशन है, और अगर वह इसे कम करते जाएंगे तो वह सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसे पेट्रिफिकेशन लाइट से उसकी मेज के द्वारा बनाया गया एंगल रफली याद है। देन शेंगू कहता है कि वह दोनों कभी इस पॉइंट तक अकेले नहीं पहुंच पाते, पर उन्होंने अपने माइंड्स की पावर को मिलाकर यह सॉल्यूशन अचीव करा है। परफिकेशन बीम के शुरू होने की लोकेशन 3DG 7 मिनट से साउथ और 60 DG 8 मिनट वेस्ट है, और यह एक्सेलरेटिंग है। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में शेंकू कहता है कि उन्हें साउथ अमेरिका के ऊपर वाले अमेजॉन जंगलों में जाना है, क्योंकि वहीं पर पेट्रिफिकेशन के पीछे का सीक्रेट है। तभी रेसुई कहता है कि उसे यह चाहिए, और भले ही वह ह्यूमैनिटी के डिस्ट्रक्शन को कॉज करने वाली उस जगह पर कुछ भी पाएं, उसे वह चाहिए। तो यूकियो कहता है कि हो सकता है कि उन्हें वहां पर कुछ भी ना मिले, क्योंकि पेट्रिफिकेशन बीम के उस इंसिडेंट को हुए अब मिलेनिया हो गया है। देन सेंकू कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, पर वैसे भी एक सुपर अलॉय सिटी बनाने के लिए वह साउथ अमेरिका तो जाने ही वाले थे, और वह लोग वहां पर जाकर पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स को बग्स इंसानों के मांस में अपने अंडों को रखते हैं। इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा दूर तक अपनी बोट में ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसमें वह समुद्र से अमेजॉन रिवर की तरफ जाएंगे। तभी जीन पूछता है कि क्या शेंगू सीरियस है, और वह इतना लंबा सफर इस छोटी सी बोट में कितने सालों में तय करने वाले हैं। तो शेंगू कहता है कि इससे बड़ी प्रॉब्लम फ्यूल की है। देन जेनो सोचता है कि जब भी उनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह लोग जमीन के पास रुकते हैं, और वह लोग वहां पर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, जिससे वह अपने 6 के 6 इंजन्स को चारकोल गैस पर चला सकें, और इस तरह से वह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़। बहुत सारा फ्यूल और ऑन ऑयल है, इसीलिए वह बहुत फास्टली उनकी तरफ मूव कर रहा है, और यूथ साइंस टीम इस बार उससे भाग नहीं सकती है। उसके बाद क्रोम, ताइजुक, हाकू और हयोगा लकड़ियां काटते हैं, और जीन, मैक्स, कार्लोस और सुई का लकड़ियों को बांधकर उन्हें शिप पर ले जा रहे होते हैं, और शेंगू भी उनकी मदद कर रहा होता है। तभी शैका ठोकर खाकर गिर जाती है, और वह कहती है कि वह उन्हें उतनी जल्दी करनी होगी जितनी जल्दी वह कर सकते हैं, और अगर स्टैनली ने उन्हें पकड़ लिया तो वह लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देन लूना लकड़ियां काटते काटते थक जाती है, तो मैक्स उससे कहता है कि अब वह लकड़ी काट लेगा। तो लूना कहती है कि नहीं, वह ठीक है, क्योंकि वह एक कैपेबल वुमेन लूना है। तभी रात में वह सभी खाना खाते हैं, तो ताइजू तब भी लकड़ियां काट रहा होता है। फिर शेंगू कहता है कि वह बेवकूफ अब भी लकड़ियां काटने में लगा है। तभी कोहाकू कहती है कि ताइजू में बहुत ज्यादा स्टेमिना है, तो ताइजू अपनी पूरी पावर लगाकर लकड़ियां काट रहा होता है। तभी सुई कहती है कि अब तो रात भी हो चुकी है। तो सुकासा कहता है कि भले ही कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, पर खाना खाना और कुछ समय आराम करना सभी के लिए जरूरी होता है, इसीलिए उन्हें ताइजू के लिए खाना ले जाना चाहिए। तभी सुई ताइजू के लिए खाना ले जाने का कहती है। उसके बाद ताइजू कहता है कि वह यह कर सकता है, और वह पूरी रात वर्क करेगा, जिससे बाकी सभी थोड़ा और आराम कर सकें। तभी सुई ताइजू से कहती है कि यह खाना खाने का टाइम है, तो ताइजू सुईका को थैंक्स बोलता है। देन ताइजू वहां पर आसमान में कुछ अक्षरों को देखता है। तभी सुई पूछती है कि यह क्या है। फिर ताइजू हेल को पढ़कर सुई के साथ वहां से भाग जाता है। तभी कोहाकू ताइजू से पूछती है कि क्या हुआ, तो सुईका कहती है कि वाईमैन यहां पर आ गया है। तभी ताइजू कहता है कि सिर्फ वाईमैन ही आसमान में ऐसा कर सकता है। तो वह सभी उस जगह पर जाकर आसमान में वह लेटर्स देखते हैं। तभी कोहाकू कहती है कि उसे हर एक लेटर के अराउंड में फ्रेम जैसा कुछ दिख रहा है। तो शेंगू इसे एक पतंग बताता है, और जेनो कहता है कि इस पर फास्फोरेसेंट पेंट करा गया है। फिर लूना पूछती है कि यह फास्फोरेसेंट क्या होता है। तभी शेंगू उसे बताता है कि यह चीज अंधेरे में चमकती है।
तो लूना कहती है कि क्या यह फ्लोरोसेंट पेंट है? तभी शेंगू कहता है नहीं, और फ्लोरोसेंट तो मार्कर्स में यूज होता है। देन वह सभी वहां पर जाकर देखते हैं और वहां पर रस्सियों से बना हुआ एक घर जैसा कुछ होता है। तभी रियो पूछता है कि यह कौन है? तो सुकासा पूछता है कि क्या डॉक्टर जैनो को पता है कि यह कौन है? तभी जैनो उसे मना करता है। फिर एक लड़की उस घर से बाहर आती है जो कि अपने चश्मे के बिना ठीक से देख नहीं पा रही होती है। तभी सुइका कहती है कि यह लड़की तो उसके जैसा चेहरा बना रही है। तो वह लड़की कहती है कि क्या कोई वहां पर है और वह फाइनली ह्यूमंस से मिल गई है। तभी वह और सुइका एक दूसरे को गले लगाने जाते हैं, पर वह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और वह दोनों एक दूसरे को मिस करके गिर जाते हैं। देन क्रोम पूछता है कि यह लड़की अभी तक अपनी इस तरह के आईसाइट के साथ कैसे सर्वाइव कर रही है। तभी कास्की चेल्सी के लिए लेंस बनाता है। तो चेल्सी कपड़े पहनकर और उन सभी को क्लियरली देखकर हैप्पी हो जाती है। का क्राइटेरिया कितना लो हो सकता है चेल्सी? तभी शैनो कहता है कि शेंगू चेल्सी को यहां पर लेकर आया है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर जो स्वेलोस के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो पोस्ट डाली थी उससे उसने कंफर्म कर दिया था कि पेट्रीफाइड स्वेलोस एक रियल चीज है, और इसीलिए चेल्स भी एक एक्सपर्ट की तरह उनकी मीटिंग में इन्वाइट करी गई थी क्योंकि डॉक्टर चेल्स एक एक्सपर्ट जियोग्राफर है और यह पूरे अर्थ की जियोग्राफी को जानती है। फिर चार्ल्स ही बोलती है कि जेनो उसे ब्लेस करा रहा है और वह अभी बस एक टीनेजर ही है। और जब पेट्रिफिकेशन बीम ने उन्हें हिट करा था तब उसने स्टैनली की आवाज सुन ली थी कि उन्हें अपनी कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना है। उसके बाद वह कॉन्शियस रही थी और लास्ट ईयर वह अपने आप अनपैट्रिफाइड हो गई थी। तभी चैनो कहता है कि वह उनके जगने के 3 साल बाद जगी है, और क्या उसने वहां पर वह बोर्ड नहीं देखा था जो कि उसे उत्तर दिशा में जाने के लिए कह रहा था, और वह उनसे मिलने क्यों नहीं आई थी? तो चेस कहती है कि उसने वहां पर कोई बोर्ड नहीं देखा था और उसने सोचा था कि अगर अभी भी कोई अलाइव होगा तो वह नदी के किनारे होगा। उसके बाद जब उसे वहां पर कोई नहीं मिला था तो उसने दक्षिण दिशा में जाने का डिसाइड करा था। तभी लूना कहती है कि वहां पर उसने गलत चॉइस करी थी। तो चेल्सी कहती है कि क्या वह लोग उसे डम बता रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में से कोई भी साउथ ही चुनता, क्योंकि इससे वह कैलिफोर्निया में ऑरेंज के गार्डन्स को ढूंढ सकती थी। देन शेंगू चेल्सी से पूछता है कि क्या उसे अभी भी अर्थ के फ्लोरा डिस्ट्रीब्यूशन याद है। तो चेल्सी उसे हाँ बोलती है क्योंकि वह अपने फील्ड के वर्क को पसंद करती है, और फिर उसने कंकड़ में स्पेलोराइट को ढूंढा था जिसे उसने बॉयल करके फास्फोरेसेंट पेंट बनाया था। फिर उसने पतंग बनाकर उस पे फास्फोरेसेंट पेंट से हेल्प लिखा था। तभी जीन्स कहता है कि तो यह पतंग हेल नहीं हेल्प कहना चाह रही थी। तो चेस कहती है कि क्या उसका पेंट लास्ट में खत्म हो गया था और वह यह देख नहीं पाई थी। उसके बाद शेंगू चेल्स को उसकी डेस्टिनेशन बताता है और यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें यह बड़ा रास्ता लेना होगा जो कि समुद्र से होकर जाता है, पर अगर वह जमीन से एक शॉर्टकट ले पाए तो शायद वह स्टैनली से बच जाएंगे। और क्या वह जियोग्राफर कोई रास्ता जानती है? तभी चेस मैप पर एक जगह को पॉइंट आउट करती है और उनके पास यहां से साउथ अमेरिका को क्रॉस करने का एक टाइनी चांस है, जिसमें पहले उन्हें नॉर्दर्न इक्वेटर की जमीन से माउंटेन्स पर चढ़ना होगा। फिर वहां से वह नदी के जरिए अमेजोन के जंगल में जाएंगे। तभी रियो से पूछता है कि क्या वह लोग जमीन पर पैदल चलने वाले हैं। तो चेल्स कहती है कि वहां पर चलकर जाना डेंजरस है, और यूकियो कहता है कि वह उस रेनी फॉरेस्ट में अपनी कार से भी नहीं जा सकते हैं। तभी चेल्सी पूछती है कि क्या उनके पास कोई छोटा व्हीकल नहीं है, बाइक जैसा कुछ। तो शेंगू कहता है कि उनके पास अभी बाइक नहीं है, इसका मतलब अब वह कुछ बाइक्स बनाने वाले हैं। तभी चीन कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो शेंग को 6 बाइक्स बनाकर साउथ अमेरिका के फील्ड्स को क्रॉस करने का कहता है। फिर कासिकी कहता है कि वह लोग अब कुछ समय तक मटेरियल्स को ढूंढने वाले हैं, इसीलिए वह अभी जो वर्क कर सकता है वह उसे कर रहा है। तभी चेस बाइक का नाम सुनकर कंफ्यूज होती है, तो जीन उसे कहता है कि बाइक के बारे में सुनकर उसका यह रिएक्शन देना सही है। देन जीन चेल्स को सारी कहानी बताता है कि उन्हें लगता है कि जिन लोगों ने पूरी ह्यूमैनिटी को पेट्रीफाइड करा है वह लोग इस वक्त चांद पर हैं, इसीलिए वह इस ग्रैंड वर्ल्ड एडवेंचर पर मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए निकले हैं, जिससे वह लोग चांद पर जा सकें। और अभी वह लोग साउथ अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि वहीं से पेट्रिफिकेशन बीम की शुरुआत हुई थी। तभी चेल्स ये सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। तो योगा कहता है कि अगर उस जगह पर अभी भी एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस हुआ तो वह उसकी मदद से स्टैनली पर उन तक पहुंचने से पहले हमला कर सकते हैं। तभी कोहाकू कहती है कि अगर स्टैनली और जेनो को वह वेपन मिल गया तो वह दोनों ट्रूली अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो जीन कहता है कि उन्हें पहले पेट्रिफिकेशन बीम के ओरिजिन पॉइंट पर पहुंचना होगा। तभी चेल्स ही जेनो को बैड गाय बताती है और दोबारा से उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करने के लिए सॉरी, पर जेनो को सारे वेपन्स अपने पास जमा करके नहीं रखने चाहिए, और यह अच्छी बात नहीं है, भले ही वह एक जीनियस ही क्यों ना हो। तो चैनो बस स्माइल करता है। फिर सुइका सोचती है कि चेल्सी बिल्कुल भी शर्माती नहीं है, पर वह तो बहुत ज्यादा शर्माती है और वह चेल्सी के एग्जैक्ट अपोजिट है, और काश वह भी उसकी तरह होती। तभी जेनो कहता है कि डॉक्टर चेल्स एक एलिगेंट जियोग्राफर है, इसीलिए उसे उसकी पार्टी जॉय कर लेनी चाहिए और वह साथ मिलकर इस वर्ल्ड को लीड कर सकते हैं। तो चेल्स जेनो को साफ मना कर देती है क्योंकि उसे यह एडवेंचर ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लस वह सेंकू और कास्की से उसके ग्लासेस बनाने के लिए ग्रेटफुल है। देन चेल्स सेंगू से कहती है कि वह उससे कुछ भी पूछ सकता है
और वह अपनी पूरी एबिलिटी से शेंकू की हेल्प करेगी। तभी शेंकू कहता है कि उन्हें चेल्स की जियोग्राफी पावर की जरूरत इस मटेरियल को जल्द से जल्द ढूंढने में है। तो लूना पूछती है कि क्या उन्हें रबर नेचुरली मिल जाएगा। तभी शैनो कहता है कि उसकी अमेरिकन टीम भी रबर नहीं ढूंढ पाई थी और उन्हें इसके वकेबल अल्टरनेटिव्स ढूंढने में भी दिक्कत हुई थी, और रबर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेशल आइटम है। तो चेल्स कहती है कि अब वह दोनों ब्रेन बडीज बन गए हैं। देन जेनो कहता है कि स्कीज और बंबू टायर के सामने कुछ भी नहीं है। तभी शेंगू कहता है कि टायर्स की मदद से वह अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चेल्स कहती है कि उन्हें लैटिन अमेरिका में रुकना चाहिए, जिससे वह कुछ बाइक्स के लिए इनफ रबड़ बना सकें और इसमें वह उन्हें गाइड करेगी। तभी क्रोम कहता है कि चेल्स एक एक्सप्लोरर है, इसीलिए वह उसकी राइवल है। तो कोहाकू कहती है कि क्रोम को इतना ज्यादा कम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए। फिर जेनो कहता है कि अब उनकी प्रॉब्लम है कि वह स्टैनली के अगेंस्ट में एक ग्लोबल रेस पर है। तो यह सुनकर वह सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रेस पूछता है कि उन्हें रबर और फ्यूल इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। तो शेंगू कहता है कि अगर वह फुल स्ट्रेंथ से काम करेंगे तो उन्हें कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। तभी सुई कहती है कि अगर वह इतना टाइम लगाएंगे तो वह स्टैनली से बच नहीं पाएंगे। तो जीन कहता है कि उनकी टाइम लिमिट बहुत टाइट है। उसके बाद यूक्यो कहता है कि सेंकू, अब वो लोग ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम है, क्योंकि यह शिप अब रेडियो पिंक्स को रिसीव करना शुरू कर चुकी है और यह एनिमी की शिप की रडार है, और अब एनिमी उनकी पोजीशन के बारे में जानता है। तो शेंगू यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी गिनरो सोचता है कि यह चीज तो यूक्यो चलाता था। फिर मैक्सवेल बताता है कि उनका एनिमी अभी यहां पर है। तभी एक सोल्जर गिनरो से पूछता है कि वह यहां पर क्या कर रहा है। तो गिनरो कहता है कि वह तो बस बाथरूम से वापस जा रहा था। तभी मैक्सवेल कहता है कि रेडियो क्रॉस सेक्शन को देखकर वह कह सकता है कि यह एनिमी की बोट ही है। तो माया कहती है कि इसीलिए मैक्सवेल एक एलाइट मिलिट्री रेडार ऑपरेटर है। तभी मैक्सवेल कहता है कि वह अपनी शिप की तेज स्पीड से अपने एनिमी तक आज रात तक पहुंच जाएंगे। तो गिनोरो सोचता है कि अब वह क्या करेंगे सेंकू। फिर यूकियो कहता है कि एनिमी की रेडार वेव्स को देखकर वह कह सकता है कि उन्होंने उनकी बोट की पोजीशन को लॉक कर लिया है और वह अब उनके पीछे आ रहे हैं। तभी ताजू कहता है कि यह यूकियो और एनिमी के रेडार मैन के बीच की बैटल है। तो यूकियो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली यह एक बैटल नहीं है और वह तो बस एक खरगोश की तरह हंट होने वाले हैं। तभी कोहाकू रेडार बीम्स के बारे में पूछती है। तो शेंगू बताता है कि रेडार बीम्स को वह सभी दिशाओं में फायर करते हैं और अगर रेडार बीम किसी चीज से टकराती है तो वह वापस लौट कर आ जाती है, और इस तरह से रेडार काम करता है। उसके बाद सेंकू एंड अदर्स अपनी बोट को एक जगह पर रोक लेते हैं। तभी मैक्सवेल बताता है कि उनका एनिमी रुक गया है। फिर कोहाकू कहती है कि अगर वह छुप नहीं सकते हैं तो उन्हें उनके एनिमी से स्पीड में आगे निकलना होगा, और क्या वह लोग अपनी बोट पर कपड़े नहीं लगा सकते हैं जिससे वह अपनी स्पीड को बढ़ा पाए। तभी रेसवी कहता है कि उनके पास कुछ कपड़े लैब कार में पड़े हैं, पर वह बोट पर बांधने के लिए काफी नहीं है और यूजुरिया के बिना वह और कपड़े नहीं बना सकते हैं। डेन चेल्स कहती है कि उसे इस कपड़े की पतंग बनाने में पूरा 1 साल लग गया था जिससे वह किसी की हेल्प मांग सके, पर अब उन्हें दोबारा से छुपना है और यह स्टूपिडली फनी है। तभी रस एसवी को यह पतंग देखकर एक आइडिया आता है। तो मैक्सवेल बोलता है कि उनका एनिमी बहुत फास्ट मूव कर रहा है और यह इम्पॉसिबल है। तभी स्टैनली कहता है कि अगर वह लोग इतना जल्दी जाएंगे तो उनके एनिमी का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा और उन्हें जल्दी रिफ्यूल चाहिए होगा, जिससे अल्टीमेटली वह स्लो ही हो जाएंगे। तो मैक्सवेल कहता है कि एनिमी की शिप का रिफ्लेक्टिव एरिया अब बहुत बड़ा हो गया है और शायद उन्होंने अपनी शिप पर शेल्स लगा लिए हैं, पर वो लोग किसी ऑर्डिनरी सेलिंग शिप से इतना फास्ट मूव नहीं कर सकते हैं, और वह लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं। तभी रसुई ने अपनी बोट पर चेल्सी की पतंग को लगा दिया होता है और रस सुई कहता है कि अब वह एक रेसिंग बोट के जितना तेज जा रहे हैं। फिर शेंगू कहता है कि उन्हें इस चीज को इतनी हाई स्पीड में हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा पावर और स्किल की जरूरत पड़ेगी, पर उनके पास उनका प्रोफेशनल सेलर रसुई और ताइजू की पावर टीम है। तभी जेनो सोचता है कि काय से वह सिर्फ छोटी शिप्स में ही स्पीड को गेन कर सकते हैं और बड़ी शिप पर शेल्स इतना अच्छे से वर्क नहीं करती हैं, और साइंस की बैटल में छोटी चीजें हमेशा डिसएडवांटेज में नहीं होती हैं। तो ताइजू कहता है कि अब वह अपने एनिमी की स्पीड को मैच कर रहे हैं। तभी चेल्स कहती है कि वह पूरी दुनिया में कई तरह के व्हीकल्स से रेस कर रहे हैं। तो शेंग को कहता है कि वह अब रबर ट्रीज को लेने जा रहे हैं और वह लोग अब अपनी सुपर स्पीड साइंस का यूज करके एनिमी से बचकर भाग रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर स्टोन सीजन 5 एपिसोड 2 की पूरी एक्सप्लेन। एपिसोड 3 के स्टार्ट में चेल्स कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्हें इस स्टैनली नाम के बंदे के खिलाफ फुल स्पीड में रेस करते हुए उन रबर ट्रीज तक पहुंचना होगा, और ये मजेदार लगता है और वह लोग इस काम को उस पर छोड़ सकते हैं और उसे कई ऐसी जगह पता है जहां पर उन्हें कुछ रबर ट्रीज मिल सकते हैं। तभी शेंगू कहता है कि वह इन रबर ट्रीज का इस्तेमाल कुछ मोटर बाइक्स बनाने में करेगा जिससे वह साउथ अमेरिका को क्रॉस कर पाए। फिर चेस कहती है कि वह सभी अभी यहाँ पर हैं और वह उन्हें यहाँ पर पनामा केसर्स के पास रबर हंटिंग की कुछ गुड जगह दिखाएगी। तभी सुका कहती है कि अगर वह रबर इकट्ठा करने में इतना सारा टाइम लगाएंगे
तो ल्यूना कहती है कि स्टैनली उन्हें ऐसा करने से बहुत जल्दी पकड़ सकता है और वह बिल्कुल डरी हुई नहीं है। तभी चार्ल्स कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो मैक्स कहता है कि चार्ल्स ही नहीं जानती है कि स्टैनली कितना डेंजरस है और उसने सैनको को स्नाइप होते हुए भी नहीं देखा था। और जैसे ही उनकी यह बोट स्टैनली के कैरियर की पहुंच में आ जाएगी वैसे ही वह उन लोगों पर प्लेन से अटैक कर देंगे और फिर वह नहीं बचेंगे। तभी शेंगू कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो रियोसुई कहता है कि अब उनके एनिमी के पास उन्हें जिंदा रखने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि अब उनका एनिमी उनसे रिवाइवल फ्लूइड के फॉर्मूला को जान चुका है। उसके बाद ताइजी यूकियो से पूछता है कि क्या उसके पास कोई तरीका है जिससे वह स्टैनली की शिप से बच पाए और क्या उसके पास रडार, ऑन परेड और बैटल की कोई टैक्टिक्स नहीं है जिसे वह यूज कर सके। तभी यूकियो कहता है कि अगर वह कोई भी रेडियो सिग्नल भेजेगा तो वह अपनी एग्जैक्ट पोजीशन को एनिमी को रिवील कर देगा और उसे अपने कानों से सुनकर लगता है कि एनिमी का रडार ऑपरेटर एक सच में एलीट है और वह उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और वह उन्हें लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, भले ही वह उन्हें स्पीड में मैच क्यों ना कर रहे हो। फिर चेल्स कहती है कि काश उन्हें कोई पनामा कैनाल मिल जाए। तभी क्रोम को यह बात समझ नहीं आती है। फिर फ्रांसुआ उसे समझाती है कि उनके लिए पूरे समुद्र को पार करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना बहुत कठिन होगा। इसीलिए 20th सेंचुरी की शुरुआत में ह्यूमैनिटी ने कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट को नदी में बदलकर उन दोनों समुद्रों को आपस में जोड़ा था और यही पनामा कैनाल है। तभी क्रोम इसे अमेजिंग बताता है। तो चेल्स कहती है कि यह उन्हें यहां पर जाकर बाहर निकालता है जिससे वह अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे और उनके एनिमी की बड़ी शिप भी उस पुराने बीटअप कैनाल में से नहीं निकल पाएगी। देन ताइजू कहता है कि तो वह लोग इस कैनाल से जा रहे हैं। तभी चार्ल्स बताती है कि अब उस कैनाल को बने हुए कई हजार साल बीत चुके हैं और शायद उस कैनाल का रास्ता अब बंद हो गया होगा। तो शेंगू कहता है कि ठीक है। तभी रियोसुई कहता है कि वह लोग अब दो टीम्स में बटेंगे जिसमें से पहली टीम रबर ट्रीज की तरफ जाएगी और दूसरी टीम पनामा कैनाल की तरफ जाएगी। तो कोहाकू पूछती है कि वह समुद्र में कैसे दो टीम्स में बटेंगे। उसके बाद जीन कहता है कि तो पनामा कैनाल वाली टीम एक डिकॉय की तरह काम करेगी। तभी यूकियो बोलता है कि हाँ, और उन्हें इसे अच्छी तरह से सजाना होगा जिससे एनिमी का रडार इसे आसानी से ढूंढ ले और एनिमी का रडार ऑपरेटर इसे जरूर ढूंढ लेगा और वह लोग इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। फिर कोहाकू बोलती है कि यह पनामा और कैनाल अब बंद हो गई होगी। तो शेंगू कहता है कि हाँ, शायद ऐसा ही है। तभी सुई कहती है कि तो पनामा कैनाल की तरफ जाने वाली टीम वहां पर जाकर फंस जाएगी और उन्हें स्टैनली वहां पर गन से शूट कर देगा। देन शेंगू कहता है कि तब उन्हें अपने पनामा कैनाल की तरफ जाने वाले डिकॉय को शूट डाउन कराना होगा। तभी कोहाकू कहती है कि वह ऐसे प्लान में उसका साथ नहीं देगी। तो यूकियो कहता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तभी काशी कहता है कि यूकियो इस बारे में श्योर है और वह तो हमेशा से ही ऐसे प्लान्स के खिलाफ रहा था और वह ऐसा कैसे कह सकता है। तो शेंगू उसे गुड बाय बोलता है। फिर वह उनकी लैब कार होती है जो कि ऑटो पायलट मोड पर होती है। तभी कासेकी अपनी प्रेशियस लैब कार को बाय बोलता है और शेंगू उन्होंने इसे साथ मिलकर बनाया था और क्या उसे इसकी केयर नहीं है। तो शेंगू उससे कहता है कि यह तो बस एक मशीन है। देन क्रोम कासेकी सुई का और ताइजू लैब कार को एक फ्रेंड की तरह गुड बाय बोलते हैं। उसके बाद मैक्सवेल कहता है कि यूथ साइंस टीम की शिप का सिग्नल अब दो जगह बट गया है जिसमें से एक पनामा कैनाल की तरफ जा रहा है। तभी माया पूछती है कि क्या पनामा कैनाल अब भी है। तो चार कहती है कि अगर ऐसा है तो उनकी शिप उस कैनाल में से नहीं निकल पाएगी। फिर जीन कहता है कि उनका एनिमी पनामा कैनाल की वजह से उनके डिकॉय के पीछे जरूर जाएगा और ऐसा ही है ना स्टैनली। तभी स्टैनली कहता है कि उन लोगों के पास क्लेवर ट्रिक्स की कमी नहीं है ना, और स्टैनली की स्लैब कार के पीछे जाती है। उसके बाद चार्ल्स उन सभी को रबर ट्रीज तक ले जाती है। तभी शेंगू कहता है कि उन्हें रबर ट्रीज पर कट लगाकर बहुत सारा पेड़ का रस इकट्ठा करना है। तो कोहाकू इसे इशिगामी विलेज में रहने वाले लोगों का रेगुलर काम बताती है और सुई का कहती है कि उसने यह पहले करा है। देन कासेकी, कोहाकू, सुई, सकासा और अदर्स उन पेड़ों का रस इकट्ठा करते हैं। तभी जीन जेनो को भी एक नाइफ देता है। तो जेनो पूछता है कि क्या जीन सच में उनके होस्टेज को भी एक हथियार देना चाहता है। तभी जीन कहता है कि जेनो एक सुपर साइंसमैन है, इसीलिए उसे रबर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए और अगर उनके व्हीकल्स सही से नहीं बने तो वह भी उन लोगों के साथ मरेगा। और इसके अलावा जेनो सैनको से ज्यादा अलग नहीं है और वह पूरी तरह से ईमानदार होता है जब यह साइंस की बात होती है और वह सही है ना। फिर जेनो जीन की बात सुनकर हैप्पी हो जाता है। तभी जीन कहता है कि वह उसे कम्युनिकेटिंग डिवाइस के पास नहीं आने देगा। तो जेनो कहता है कि सच में जीन एक विश्वास करने वाला बेवकूफ नहीं है। उसके बाद वह लोग बहुत सारा रबर के पेड़ों का रस इकट्ठा कर लेते हैं। तभी शेंगू कहता है कि उन्होंने इसे कठोर बनाने के लिए इसमें सल्फर पाउडर और विनेगर मिलाया है और फिर शेंगू उसकी बॉल बनाता है। तो श्वेका कहती है कि यह बाउंसी है और उन्हें रबर मिल जाता है। फिर क्रोम और कासेकी एक रबर को खींचते हैं और कासेकी कहता है कि यह इतना ज्यादा खींच सकता है। तभी जीन बोलता है कि अब उन सभी को पता है कि क्या होने वाला है। तो कासेकी के हाथ से रबर छूट जाता है और वह रबर सीधा क्रोम के मुंह पर जाकर लगता है। तभी जीन कहता है कि उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो कासेकी क्रोम से सॉरी बोलता है। तभी क्रोम रबर को ऑनसम बताता है और यह बहुत फनी है कि पेड़ का रस इस तरह से स्प्रिंग की तरह स्ट्रेच और स्क्वीज हो सकता है। तो कोहाकू कहती है कि यह मटेरियल चौंकाने वाला तो है, पर यह मटेरियल अभी किसी भी क्राफ्टिंग के वर्क में यूज करने के लिए बहुत सॉफ्ट है और ये तो बस उनके खेलने के काम ही आ रहा है। देन शेंगू कहता है कि अब उन्हें इस मटेरियल को कई साइंटिफिक प्रोसेस की टेक्निक से गुजारना होगा और शेंगू ताइजू को हैवी लिफ्टिंग का इंचार्ज बनाता है। तभी ताइजू कहता है कि उसने ये कई टाइम से नहीं सुना था। फिर शेंगू रबर को सल्फर और कार्बन पाउडर के साथ एक बॉयलर में गर्म करके इसे ब्लैक बनाता है। फिर वह ताइजू की पावर से इसे स्ट्रेच कराता है। देन शेंगू उस पर टायर की स्टैंपिंग करता है। तभी ताइजू कहता है कि अब यह रियल टायर जैसा दिख रहा है। तो जेनो शेंगू से पूछता है कि वह इन्फ्लेटेबल रबर पार्ट्स को अलग से बनाने वाले हैं ना। तभी शेंगू उसे हाँ बोलता है। तो कोहाकू पूछती है कि जेनो उनके एनिमी के साथ इतना कूनापरेट क्यों कर रहा है।
फिर जेनो कहता है कि ये उसकी खुद की सेफ्टी के लिए है, और वैसे भी उसे शेंगू के रहते हुए उनकी साइंस के बारे में तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी शेंगू यह सुनकर हैप्पी हो जाता है। फिर शेंगू उन रबर शीट्स को राउंड सांचे में वायर और कपड़ों के साथ रखता है। देन वह उसे गर्म करके ठंडा करता है, जिससे वह टायर का केस बना लेता है। फिर शेंगू रबर ट्यूब्स बनाकर उसे टायर के केस के अंदर डालता है। तभी ताइजू उस टायर में अपने मुंह से हवा भरने की कोशिश करता है, तो शेंगू उसे एक टायर पंप यूज करने का कहता है। उसके बाद वो टायर्स बना लेते हैं। फिर कोहाकू कहती है कि यह रबर के टायर्स तो बंबू के व्हील से बहुत फास्ट एंड कंफर्टेबल है। तभी रियोसुई कहता है कि उन्हें इन टायर्स को बाहर मैदान में ले जाना है। तो शेंगू कहता है कि अब उन्हें बस बाइक्स की बॉडीज को बनाना है और उनके पास अब टाइम भी कम बचा है। तभी जीन कहता है कि उनके पास कभी इनफ टाइम नहीं होता है। देन कासेकी उनकी बोट से कुछ पार्ट्स को निकालता है। तभी शेंगू कहता है कि जब तक वो शिप पर है उनके पास ये टाइम भी है, इसीलिए वो अपने रास्ते में ही अपनी क्राफ्टिंग की शुरुआत करेंगे। तो रसुई कहता है कि पता नहीं उनकी लैब कार डिकॉय की तरह उनको कितना समय कमा कर देगी। फिर मैक्सवेल बोलता है कि अब उनका एनिमी उनसे 4 किलोमीटर दूर है और अब वे अपने एनिमी को देख सकते हैं। तभी स्टैनली इसके मूवमेंट्स को देखकर बोलता है कि यह एक डिकॉय है। देन स्टैनली उस कार को उड़ा देता है। तो माया कहती है कि कोई बाहर नहीं आ रहा है। तभी मैक्सवेल कहता है कि रियल एनिमी शिप साउथ की तरफ गई है। तो स्टैनली वहां पर फुल स्पीड से जाने का कहता है। उसके बाद चार्ल्स कहती है कि अब वे इक्वाडोर पर पहुंच गए हैं। तभी वे सभी वहां नीचे उतरते हैं। देन चार्ल्स कहती है कि यह बैड है और यह डेजर्ट यहां तक आ गया है और हजारों सालों के बाद इस जगह की यह हालत हो गई है। तभी योगा कहता है कि इससे अब वे यहां पर आसानी से अपनी बाइक से चल लेंगे, पर उनके पास रास्ते में कवर लेने के लिए कुछ भी नहीं होगा। फिर वे सभी अपनी बोट के पार्ट्स को निकालते हैं। तभी शेंगू कहता है कि अब वे इस बोट का यूज नहीं करने वाले हैं। तभी रसुई कहता है कि उन्हें इस बोट के सारे लकड़ी वाले पार्ट्स को जलाकर फ्यूल बनाना चाहिए। तभी कार्लोस बोलता है कि क्या उनकी बाइक्स लकड़ी के फ्यूल पर चलेगी। तो जेनो कहता है कि लकड़ी को जलाने के बाद उसमें से जो गैस निकलेगी उसे वे फ्यूल की तरह यूज करेंगे। देन शेंगू कहता है कि वे एक बॉस बाइक और 5 मिनी बाइक्स बनाएंगे और वे बॉस बाइक के साथ एक बॉयलर ले जाएंगे, जिससे वे उस बॉयलर में लकड़ी को जलाकर छोटे सिलेंडर में चारकोल गैस भरेंगे। फिर वे उन छोटे सिलेंडर्स को मिनी बाइक्स के इंजनों में लगाएंगे। तभी क्रोम पूछता है कि वे बॉयलर तो बना लेंगे, पर 6 इंजनों को बनाने में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा और स्टैनली भी उनकी तरफ आ रहा है। अब वे क्या करेंगे। फिर क्रोम को याद आता है कि उनकी बोट में 6 चारकोल गैस इंजन लगे हैं। तभी क्रोम हैप्पी हो जाता है और जीन कहता है कि इसीलिए वे 6 बाइक्स बना रहे हैं। तो यूकियो उन्हें बताता है कि लैब कार को स्टैनली ने उड़ा दिया है और वह स्टैनली की शिप से आती हुई रडार को देखकर बोल सकता है कि स्टैनली अब फुल स्पीड से उनकी तरफ आ रहा है। तभी रस कहता है कि उनकी टाइम लिमिट अब पास में ही है, इसलिए वे सभी अब रात दिन काम करेंगे और सबको फायर्ड अप हो जाना चाहिए। उसके बाद वे सभी 2 दिन लगातार काम करते हैं और वे लोग 2 दिन बाद अपनी बाइक्स बना लेते हैं। देन शैका दूरबीन से देखती है कि स्टैनली की शिप यहां पर आ गई है। फिर सुइका अंदर चली जाती है और स्टैनली और बाकी सोल्जर्स वहां पर आते हैं। तभी गिनरो सोचता है कि ये लोग स्टैनली और बाकी सभी को फिनिश करने जा रहे हैं। तो एक सोल्जर उन्हें घेरने का कहता है। तभी गिनरो अपने फ्रेंड्स को वहां से भागने का कहता है। तो सैंक और अदर्स अपनी बाइक्स पर वहां से भागते हैं और उन्होंने अपनी 6 बाइक्स बना ली होती हैं। तभी ये देखकर स्टैनली शॉक्ड हो जाता है और वहां पर उन्होंने जेनो का हाथ और मुंह बांध कर रखा होता है। फिर माया कहती है कि क्या इन लोगों ने अपने सफर में ये बाइक्स बनाई हैं। तभी क्रोम कहता है कि बाइक्स ऑनेसम है और उसे इस पर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ताइजू पूछता है कि क्या अब वे स्टैनली के जाल से बच गए हैं। तभी कोहाकू कहती है कि नहीं, अभी तो बस वे उसके पहले जाल से बचे हैं। देन सुकासा कहता है कि उनका अगला जाल लॉन्ग रेंज फोकस्ड फायर अटैक बस अब आने वाला ही है। तभी शेंगू कहता है कि अगर वे यहां से बचकर भाग गए तो वे सीधा पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स की तरफ जाएंगे। फिर सोल्जर्स उन पर फायर करते हैं। तभी जेनो पूछता है कि क्या वे उसे शील्ड की तरह यूज नहीं करेंगे। तो योगा ऐसा ही करता है। देन जीन कहता है कि उनमें से सिर्फ योगा ही ऐसा मर्सलेस एक्ट बिना किसी हेजिटेशन के कर सकता है। तभी योगा सोचता है कि जेनो इतना समझदार होते हुए भी खुद को डेंजर में क्यों डालना चाहता है, जैसे वो इसी सिचुएशन में आना चाहता था। उसके बाद रसुई कहता है कि कार्लोस पहले एक ड्राइवर था, इसलिए उन दोनों को मिलकर एक स्मोक स्क्रीन बनानी चाहिए। तभी कार्लोस हाँ बोलता है। फिर वे दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर चार्लॉट सोल्जर्स को धूल में शूट करने से मना करती है, क्योंकि ऐसा करने से वे जेनो को भी हिट कर सकते हैं। तभी शैका कहती है कि अब उनका एनिमी उन्हें देख नहीं सकता है। तभी ताइजू कहता है कि वे स्टैनली के दूसरे जाल से भी बच गए हैं। देन कोहाकू देखती है कि स्टैनली एक पत्थर के ऊपर से उन पर फायर करने वाला है। तभी सुकासा कहता है कि स्टैनली उनके हेड को एम कर रहा है, इसलिए सब अपना सर नीचे कर लें। तो स्टैनली उन सब पर शूट करता है। तभी उसकी बुलेट सुकासा और योगा को हिट करती है। तो योगा कहता है कि यह एक फेटल इंजरी नहीं है, उन्होंने आयरन की शीट पहन रखी होती है। तब कोहाकू सोचती है कि स्टैनली उनकी मेन फोर्सेस को खत्म करना चाहता है, इसलिए उसने योगा और सुकासा के हाथ पर निशाना लगाया है। फिर स्टैनली दूरबीन से जेनो को देखता है, जो उसे इशारों में एक मैसेज देता है। तभी वे सोल्जर्स अपना प्लेन स्टार्ट करते हैं। तो यूकी इंजन की आवाज सुनकर सबको बताता है कि एनिमी के फाइटर प्लेन्स उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी शैका कहती है कि वे इससे बच नहीं सकते। तो शेंगू कहता है कि ये लोग हवा में ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएंगे। देन एनिमी के फाइटर प्लेन्स का इंजन अपने आप बंद पड़ जाता है। तभी शेंगू कहता है कि उसने और रसुई ने इन प्लेन्स में शुगर वाटर डाल दिया था और एक इडियट ही किसी वेपन को दुश्मन के यूज के लिए पीछे छोड़ सकता है। तो कार्लोस कहता है कि जब वे शुगर वाटर को गैसोलीन में डालते हैं तो इंजन ठप पड़ जाता है। तब शेंगू बताता है कि कूल पार्ट ये है कि इंजन पहले थोड़ी देर चलता है फिर बंद पड़ता है, इसीलिए उनके एनिमी को अपने चेक्स में इसका पता नहीं चला था और अब इस प्रिमिटिव इंजन के जलने के बाद गेम ओवर हो जाएगा। तभी वे सोल्जर्स पैराशूट से बच जाते हैं
और उनका एयरप्लेन नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी क्रोम कहता है कि अब वे स्टैनली की सारी चालों से बच गए हैं। तो रसुई कहता है कि अब वे इन बाइक से साउथ अमेरिका को क्रॉस करेंगे। फिर शेंगू कहता है कि वे लोग सीधा पेट्रिफिकेशन बीम के सोर्स पर जाएंगे। सो गाइस, यहां पर डॉक्टर स्टोन के 5th सीजन का एपिसोड 3rd एंड हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में सोल्जर्स उनके एयरप्लेन के इंजन को खोलकर देखते हैं और वो बोलते हैं कि इस प्लेन का इंजन तो पूरी तरह काला हो गया है। तभी ब्रॉडी उन्हें बताता है कि हाँ, ये तो जली हुई शुगर है और उनके एनिमी ने उन्हें फिर से चकमा दे दिया है। तभी स्टैनली कहता है कि उन्हें जल्दी अपना प्लेन रिपेयर करना चाहिए क्योंकि वो यूथ साइंस टीम के पीछे जाने वाले हैं और ब्रॉडी उन्हें रेडियो से बता देगा कि उन्हें अपना प्लेन कैसे रिपेयर करना है। तभी माया कहती है कि वाओ, वो इस स्टोन वर्ल्ड में भी अपनी जॉब वर्क फ्रॉम होम की तरह कर रहे हैं। उसके बाद रसुई कहता है कि उनका एनिमी बिना किसी इंक्रिप्शन के अपने रेडियो सिग्नल्स को भेज रहा है। तो यूकियो कहता है कि वो लोग इसके जवाब में कुछ नहीं कर सकते। तभी शेंगू कहता है कि उन्हें भी अपने एनिमी की तरह दूर से काम करना चाहिए। फिर शेंगू अपनी सेफ जोन टीम को एक बड़ा मिशन देता है और उनके पास तब तक का समय है जब तक कि वो ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच जाते हैं और उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस के पार्ट्स को खोलकर पता लगाना होगा कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क कैसे करता है। देन होमुरा और कुछ सोल्जर्स पेट्रिफिकेशन डिवाइस को नदी में ढूंढते हैं जो कि सेनकू की बोट से वहां से जाते वक्त गिर गया था। तभी होमुरा को वह पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिल जाता है तो वो लोग उसे अपने बेस पर ले आते हैं। उसके बाद हनाडा कहती है कि वो लोग यहाँ इस कॉन सिटी में 1 मिलियन लोगों को रिवाइव करने वाले हैं और उन लोगों में से कुछ लोग जख्मी और बीमार होंगे। इसीलिए अगर उन्हें पता चल जाए कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कैसे वर्क करता है तो वो इस डॉक्टर स्टोन से उन इंजर्ड और बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं। तभी हनाडा सोचती है कि सेनकू ऐसा ही चाहता है ना, क्योंकि सेनकू ने उन्हें रेडियो पर कोई रीजन नहीं बताया था। इसीलिए शेंगू चाहता है कि वो लोग यहां पर सच बोलें। फिर ब्रॉडी सोचता है कि इन लोगों की बात तो सही है और उसके पास इसके खिलाफ जाने का कोई कारण नहीं है, पर वो अभी के समय को देखते हुए इस बारे में 2 बार सोच रहा है। तभी रसुई कहता है कि हनाडा और अमेरिकन को ये नहीं पता कि वो लोग पेट्रिफिकेशन बीम वाले ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। तो शेंगू उसे हाँ बोलता है और वो लोग वहां पर उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को लेने जा रहे हैं जिसने पूरे प्लैनेट को पेट्रिफिकेशन लाइट से निगल लिया था। देन जीन कहता है कि शायद उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी अब खत्म हो गई होगी। तो कोहाकू कहती है कि अगर उन्हें स्टैनली के खिलाफ फाइट करनी है और अगर उन्हें स्टैनली के वॉर प्लस और मशीन गन्स से बचना है तो उन्हें पेट्रिफिकेशन डिवाइस का यूज करना होगा और यही उनकी ओनली चॉइस है। तभी शेंगू उसे हाँ बोलता है और भले ही उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस में बैटरी हो या ना हो, उन्हें उसे वर्क तो करवाना ही होगा। इसीलिए वो दूर से अपनी सेफ जोन टीम को इसे खोलने के इंस्ट्रक्शंस देगा जिससे वो लोग पेट्रिफिकेशन डिवाइस के मैकेनिज्म्स को समझ पाएं। उसके बाद ब्रॉडी हनाडा की डिमांड्स को मान लेता है, पर ब्रॉडी कहता है कि वो लोग हमेशा पेट्रिफिकेशन डिवाइस पर नजर रखेंगे और ये उसकी कंडीशन है। फिर यो कहता है कि वो भी जानना चाहता है कि ये पेट्रिफिकेशन डिवाइस कैसे वर्क करता है, पर क्या वो लोग इसके पार्ट्स को डिसेंबल कर सकते हैं। तभी यूजुरिया कहती है कि स्टैनली की गन से इस पर एक डेंट आ गया है, तो मैग्मा पेट्रिफिकेशन डिवाइस को तोड़कर खोलने का सोचता है। तभी हनाडा उसे रोकती है और कहती है कि अगर वो इसे खोल भी ले तो भी वो इसके पार्ट्स को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए ये एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट की जॉब है। तो यो पूछता है कि क्या वो जर्नलिस्ट किसी अच्छे इंजीनियर को जानती है क्या। देन मिनामी बताती है कि यूएस में बहुत सारे फेमस हाई एंड वॉच और ज्वेलरी मेकर्स हैं, पर उसे ये याद नहीं है कि वो लोग पेट्रिफिकेशन के वक्त कहां थे। फिर रियोसुई बताता है कि ये थोड़ा दूर है, पर रक्स का हेडक्वार्टर एयरपोर्ट के पास था और ये कॉमन नॉलेज है। तभी मैक्स और कार्लोस कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो रियोसुई कहता है कि वो मार्केट की हर नई वॉच को खरीदा करता था। तभी यूकियो कहता है कि रियोसुई वॉचेस के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो रियोसुई कहता है कि उसे पता नहीं है को कॉर्न सिटी में यूजोरिया के पास अपलोड करना है। तभी सुइका और क्रोम पूछते हैं कि यह अपलोड क्या होता है। उसके बाद जीन कहता है कि वह इतने समय बाद भी अपनी 21वीं सेंचुरी की सिविलाइजेशन की हैबिट्स से बाहर नहीं निकले हैं। तभी शेंगू कहता है कि उन्हें यह मैप रिमोट वर्क के लिए चाहिए, इसीलिए वो लोग एक फैक्स मशीन बनाएंगे। तो जीन एंड अदर्स बोलते हैं कि क्या सच में। तभी कार्लोस सुका को बताता है कि यह फैक्स मशीन उन्हें एक दूसरे को पिक्चर्स भेजने में मदद करती है। तो क्रोम पूछता है कि यह वर्क कैसे करती है। फिर शेंगू फैक्स मशीन बना देता है। तभी जीन कहता है कि यह बड़ा जल्दी हो गया। तो शेंगू ने एक ग्राफ बनाया होता है। तभी जीन मोर्स कोड के जरिए ग्राफ के हर एक सेल के लिए ब्लैक या व्हाइट का मैसेज भेजता है। तो यूकियो इसे मैनुअल फैक्स मशीन बताता है। तभी जीन कहता है कि वह इस पेनफुल वर्क में कैसे फंस गया है। देन यूजोरिया अपने एंड पर अपने ग्राफ के सेल्स को भरती है। उसके बाद पूरी रात काम करने के बाद यूजोरिया अपने मैप को पूरा बना लेती है। तभी शेंगू, जीन और चेल्सी भी पूरी तरह से थक जाते हैं। फिर मिनामी कहती है कि उसने पेट्रीफाइड होने से पहले रक्स के सीईओ का इंटरव्यू किया था और उसे पता है कि वह कैसी दिखती है। तभी वह लोग उसे ढूंढकर अनपेट्रीफाइड कर देते हैं। देन वह सीईओ उन्हें उनकी जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन के बारे में बताती है जो कि उनका एस एम्प्लॉय है। फिर वह लोग जॉयल को अनपेट्रीफाइड करते हैं। तभी जॉयल पूछता है कि उसके कपड़े कहां पर हैं। तो मिनामी कहती है कि उसे जॉयल का नॉर्मल रिएक्शन देखकर अच्छा लगा और यो कहता है कि अभी तक उन्होंने बाकी जितने भी लोगों को जगाया था वह सभी अजीब दिमाग वाले थे। उसके बाद हनाडा जॉयल से कहती है कि उन्हें पता है कि उन्होंने उसे अभी जगाया है। तभी जॉयल उससे मुंह फेर लेता है। तब ब्रॉडी उससे कहता है कि क्या वह उन्हें सुन पा रहा है, ग्रीन हॉर्न।
तभी जॉयल कहता है कि क्या वह जिस बंदे से फेवर मांग रहे होते हैं उससे वह ऐसे बात करते हैं और उसका नाम जॉयल है, और क्या यह नाम याद रखना उसके लिए कठिन है? तो ब्रॉडी कहता है कि ठीक है, वो उसे माफ करें और उसे पेट्रिफिकेशन डिवाइस को खोलकर पता लगाना है कि यह डिवाइस कैसे वर्क करता है, और वह इसके लिए उनके वॉच मेकर जॉयल पर भरोसा कर रहे हैं। और क्या अब वह खुश है? तभी यूजोरिया जॉयल को पेट्रिफिकेशन डिवाइस देती है और वह बताती है कि इस पर एक छोटा सा डेंट है। तो जॉयल यूजोरिया से शर्मा जाता है। फिर ब्रॉडी सोचता है कि ऐसा नहीं है कि जॉयल सुन नहीं रहा था, बल्कि वह अपने वर्क में इतना डेडिकेटेड था कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है। तभी यूजोरिया जॉयल के हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखकर उससे पूछती है कि क्या यह घड़ी उसने बनाई है, और यूं कहता है कि जॉयल अभी कुछ समय पहले ही यहां पर आया है और उसने इतनी जल्दी एक घड़ी बना ली है। तो जॉयल कहता है कि उसने यह घड़ी उनके टूल्स और इक्विपमेंट्स का यूज करके बनाई है। तभी वो कहता है कि वह लड़कों से तो स्वैग में बात करता है। उसके बाद जॉयल पेट्रिफिकेशन डिवाइस को अपने लेंस के जरिए देखता है और कहता है कि यह उनकी 21 सेंचुरी की साइंस नहीं है। तो ब्रॉडी उसे हाँ बोलता है। तभी जॉयल कंसंट्रेट करने का कहता है और वह लोग उस पर नजर रख सकते हैं, पर अगर किसी ने आवाज की तो अच्छा नहीं होगा। डेन किनारो कहता है कि मासुकाजे ने बताया था कि उनके आइलैंड के सारे पेट्रिफिकेशन डिवाइस नष्ट हो गए हैं। तभी मैग्मा कहता है कि तो वह इसे किसी भी चीज से तोड़कर खोल सकते हैं। तो मिनामी कहती है कि ऐसा करना हर एक पार्ट को क्लीनली डिसेंबल करने के जैसा नहीं होगा। फिर जॉयल कहता है कि इस डिवाइस का हर एक पार्ट 3D प्रिंट की तरह एक सॉलिड वॉल्यूम का है और यह पूरा सर्किट ग्लास का है या यह किसी तरह के मिनरल से बना है, और वह नहीं जान सकता है कि यह कैसे वर्क करता है। पर यह एक घड़ी के जैसा ही है और इसके हर एक पार्ट का एक पर्पस है, और इस पार्ट पर काले धब्बे लगे हुए हैं। तभी शेंगू कहता है कि जिस कोर से सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं वह एक डायमंड है। तो जॉयल सोचता है कि क्या यह डायमंड एक बैटरी की तरह है जो कि समय के साथ खराब हो जाती है, और शायद इस डायमंड को बाहर निकालकर दोबारा से डिवाइस में डालने पर यह पेट्रिफिकेशन डिवाइस कुछ टाइम के लिए वर्क करना शुरू कर देगा। तब भी वह ऐसा ही करता है और इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस वर्क करना शुरू कर देता है। फिर हनाडा ने जॉयल को बताया होता है कि अगर पेट्रिफिकेशन डिवाइस दोबारा से वर्क करने लग जाए तो वह इसे स्टार्टअप टाइम और एरिया ऑफ इफेक्ट बताकर एक्टिवेट कर सकता है। देन जॉयल 1 मीटर 1 सेकंड बोलता है, जिससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद वह लोग जॉयल को दोबारा से रिवाइव करते हैं। तभी मिनामी कहती है कि उसने पेट्रिफिकेशन डिवाइस की बैटरी को निकालकर दोबारा लगाया है, जिससे वह बैटरी की पावर की लास्ट ड्रॉप को यूज कर पाया है। तो जॉयल कहता है कि हाँ शायद। फिर ब्रॉडी बोलता है कि यह पेट्रिफिकेशन डिवाइस अब चमक नहीं रहा है, इसीलिए अब वह इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तभी जॉयल कहता है कि उन्होंने एक प्रोफेशनल को हायर किया है, इसीलिए वह इसे अच्छी तरह से देखेगा। तो यो कहता है कि जॉयल अभी 2 सेकंड पहले लड़कियों के सामने घबरा रहा था और वह लड़कों के साथ एक टफ बंदे की तरह रहता है। तभी जॉयल कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कठिन है, पर उसे यह कार्य करना ही है। उसके बाद चेस इसे माउंटेन्स पर चढ़ने का टाइम बताती है। तो रसुई कहता है कि यह उनका टेनो माउंटेन है। तभी जेनो पूछता है कि वह तो इस वक्त एंडेस माउंटेन्स पर है। तो फ्रांसोइस उसे बताती है कि यह एक जापानीज कहावत है, जिसका मतलब होता है कि यह उनकी डिसाइसिव बैटल है। तभी कोहाकू कहती है कि यहाँ पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्हें इन माउंटेन्स को पार करके ही आगे जाना होगा। देन फ्रांस बताती है कि पेट्रिफिकेशन वेपन को ढूंढकर उसका यूज वो स्टैनली को हराने में करेंगे, और यह एक लंबी जर्नी होने वाली है, इसीलिए उन सभी को अच्छी तरह से खाना खा लेना चाहिए। तभी ह्योगा कहता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि स्टैनली और उसकी टीम ने अभी तक उनके प्लेन को रिपेयर कर लिया होगा। तो शेंगू कहता है कि उन्हें तो बस जल्दी से जल्दी अमेजॉन के रेन फॉरेस्ट में पहुंचना है, जिससे वहां के लंबे पेड़ उनके लिए नेचुरल बैरियर का काम करेंगे, और इससे कोई भी प्लेन उन पर बॉम्ब नहीं गिरा पाएगा और वो प्लेन उनके पास लैंड भी नहीं कर पाएगा। तभी ताइजू पूछता है कि उन्हें उस जंगल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो यूकियो कहता है कि उन्हें नहीं पता, क्योंकि इतने हजार सालों के बाद एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है। फिर चेस इसे उनका टेनो माउंटेन बताती है, और अगर एक बार वे इस माउंटेन को पार कर लें तो उनकी डेस्टिनेशन तक उन्हें इस घने जंगल का बैरियर मिल जाएगा। तभी मैक्स से पूछता है कि चेल्स इस बारे में इतना श्योर कैसे है, और रस पूछता है कि क्या उस जियोग्राफर को कोई जियोग्राफी की चीज समझ में आई है। तो चेस उसे हाँ बोलती है, और वह अनुमान लगाकर बताती है कि क्या इस बार जापान में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। तभी जीन उसे हाँ बोलता है, और ह्योगा कहता है कि वे सेंकू से पूरे विंटर्स में लड़ भी नहीं पाए थे। उसके बाद क्रोम चेल्स से पूछता है कि उसे इस बारे में कैसे पता। तो चेल्स बताती है कि सभी ह्यूमंस के पेट्रीफाइड होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम हो गई है, जिससे दक्षिणी ओशंस के चिल्ली करंट्स ने ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दिया है। तभी रसुई बोलता है कि इसीलिए इक्वेटर के पास का पानी इतना ठंडा था। फिर चेल्सी बताती है कि जब पानी ठंडा होता है तो जो हीट इसकी तरफ आती है वह हवा को शेक करती है, जिससे वह नॉर्थ से ठंडी हवा को अपनी तरफ खींच लेती है। तभी जेनो बताता है कि जब साउथ अमेरिका के समुद्र का पानी ठंडा हो जाता है तो जापान में बहुत ज्यादा स्नो गिरती है। तो क्रोम कहता है कि उनका पूरा प्लेनेट कनेक्टेड है। तभी शेंगू कहता है कि जब समुद्र ठंडे होते हैं तो वह ज्यादा इवापोरेट नहीं करते, इसीलिए ज्यादा बारिश नहीं होती है। तो रसुई कहता है कि इसीलिए यह एरिया एक डेजर्ट में बदल गया है। तभी चार्ल्स कहती है कि बरिन माउंटेन्स ने इन दोनों जगहों को सेपरेट करके रख रखा है, इसीलिए एक बार वे इन माउंटेन्स को पार कर लें तो उसके बाद आगे जंगल ही जंगल है, और इसीलिए वो लोग अब इन माउंटेन्स पर चढ़ेंगे और वो लोग अब अपनी बाइक्स पर बैठने की जगह को भी बदलेंगे।
देन चेल्स लूना से उसका वजन पूछती है। तो जीन कहता है कि यह ज्यादा हो रहा है चेल्स। तभी कोहाकू कहती है कि चेल्स ने तो बस लूना का वजन ही तो पूछा है, इसमें ज्यादा क्या हो रहा है। तो लूना अपना वजन 90 पाउंड्स बताती है। तभी कार्लोस कहता है कि बस 40 किलो ये तो बहुत कम है। तो चेस कहती है कि अब लूना उन्हें अपना रियल वेट बता भी दे। उसके बाद शेंगू कहता है कि चेल्स उन्हें हर एक बाइक पर बराबर वजन को डिस्ट्रीब्यूट करने का कह रही है। तभी यूकियो कहता है कि उन्होंने जल्दी जल्दी में इस बारे में सोचा नहीं था। तो रसुई कहता है कि उन्हें अपनी हर एक बाइक का वेट बराबर रखना होगा, नहीं तो भारी वजन वाली बाइक माउंटेन पर चढ़ नहीं पाएगी। फिर लूना सेंकू के साथ बाइक पर बैठने का सोचती है और वह कहती है कि सेंकू और वह एक अच्छा बैलेंस बना पाएंगे। तभी चेस कहती है कि लूना को सेंकू पसंद है और अब वह डेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो लूना उसे बताती है कि वे दोनों अभी एक रिलेशनशिप में हैं। तभी कोहाकू पूछती है कि क्या यह एक असली रिलेशनशिप है। तो लूना उसे हाँ बोलती है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वे उनकी शिप में बात कर रहे थे। फिर लूना कहती है कि अगर शेंगू ठीक हो गया तो क्या वह उसका बॉयफ्रेंड बनेगा। तभी शेंगू कहता है कि यह एक पॉलिटिकल मैरिज की तरह है और लूना को कुछ लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो लूना कहती है कि वह एक कैपेबल वूमेन है, इसीलिए वह ऐसा कह सकता है। तभी शेंगू कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसकी फोर्सेस कैसी दिखती है, पर जितने ज्यादा लोग उसकी टीम में होंगे उतना बढ़िया है और यह बहुत अच्छा है लूना। स्टानले का फाइटर प्लेन अब कुछ ही समय में यहां पर आ जाएगा। तभी ताइचू कहता है कि उन लोगों को बस उन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाना है और वह सही कह रहा है ना। तो शेंगू उसे हाँ बोलता है। और अमेज़न का जंगल इसी के लिए फेमस है कि वहां पर बड़े बड़े पेड़ों का कवर उनके लिए परफेक्ट बैरियर का काम करेगा, जो कि उन्हें एनिमी के फाइटर प्लेन्स के अटैक से बचाएगा। फिर जीन कहता है कि उन्हें यह होप करनी चाहिए कि इन माउंटेन्स के परे सच में एक घना जंगल हो। तभी चेस कहती है कि हाँ बिल्कुल, वहां पर जंगल है। तो शेंगू कहता है कि अब उन्हें अपना क्राफ्टिंग वर्क शुरू करना चाहिए, जिससे वह साइंस की 3 डायमेंशनल वेपन रोपवे को बना सकें। उसके बाद जेन कहता है कि यह बहुत गहरी खाई है और वह इसे बिना रोपवे के पार नहीं कर पाएंगे। तभी कोहाकू कहती है कि यहां पर उसका रोल आता है। फिर वह भागकर एक टायर पर से उछलती है, जिससे वह खाई के दूसरी तरफ चली जाती है। तो जीन कहता है कि क्या कोहाकू मजाक कर रही है। फिर कोहाकू कहती है कि वह उसे याद दिला दे कि वह अपनी बहन रूरी के लिए कई सालों तक हर दिन हॉट स्प्रिंग्स पर जाती थी, इसीलिए उसने बहुत सारी ट्रेनिंग कर रखी है और अगर वह अकेले इस खाई को पार कर रही होती तो यह कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर वह बाकी सभी और उन बाइक्स को अपने साथ कैरी करके यहां पर नहीं ला सकती है। और अब वह क्या करने वाले हैं। तभी योक्यू अपने तीर पर रस्सी बांधकर उसे कोहाकू की ढाल तक पहुंचाता है। तो कोहाकू उस रस्सी को वहां पर एक चट्टान पर बांध देती है। देन लूना पूछती है कि क्या यह पतली रस्सी एक रोपवे है। तो यूकियो उसे बताता है कि नहीं, ये तो बस एक गाइड है और वह इसका इस्तेमाल केबल को यहां से वहां तक खींचने में करेंगे। फिर जेन कहता है कि कोहाकू अपने साथ एक फोन नहीं ले गई है और अब शेंगू उसे इंस्ट्रक्शंस कैसे देगा। तभी शेंगू कहता है कि उन्होंने अभी उसे बताया था कि एनिमी का प्लेन आ रहा है और अगर वह एक रेडियो का यूज करेंगे तो वह खुद ही अपनी लोकेशन एनिमी को बता देंगे और उनके पास यह रस्सी है, इसीलिए यह रस्सी एक लैंडलाइन की तरह काम करेगी। तो जीन पूछता है कि क्या एक लैंडलाइन की तरह। देन शेंगू पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकती है लाइंस। तभी कोहाकू कहती है कि वह एक शेरनी नहीं है। तो जीन इसे एक स्ट्रिंग फोन बताता है। तभी ताइचू कहता है कि उसे यह याद है। तो यूकियो कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में छोटे जुगाड़ के ऑप्शंस उनके बहुत काम आते हैं। फिर वह एक व्हील को कोहाकू के पास भेजते हैं, जिससे कोहाकू उस व्हील को केबल के साथ वहां पर बांध देती है। देन वो लोग मिलकर एक रोपवे बना लेते हैं। उसके बाद रियोसुई कहता है कि यह सिंपल है और उन्हें बस एक केबल को सेट करके उसे एक पुली के साथ धक्का देना है और इसी तरह टिम्बर इंडस्ट्री में केबल लोगिंग की जाती थी। तभी शेंगू कहता है कि अब बस वजन की प्रॉब्लम बची है। तो ताइजू कहता है कि उनकी पावर टीम कोहाकू, सुकासा और वह सबसे पहले जाएंगे क्योंकि वह 100 किलो वजन आराम से खींच सकते हैं। तभी शेंगू कहता है कि वह इसे मैनुअली क्यों करेंगे, जबकि उनके पास टायर्स और इंजन्स हैं, इसीलिए वह इसे मशीन से खींचेंगे और यह केबल ज्यादा वजन को उठा नहीं पाएगी। तो जेनो कहता है कि यह एक कार्बन और आयरन की केबल है, जो कि हल्की और मजबूत है और यह केबल एलिगेंट है, पर यह बहुत ज्यादा वजन सह नहीं सकती है। फिर शेंगू कैलकुलेट करके बताता है कि रोपवे पर किंगडम ऑफ साइंस का मैक्सिमम लोड लगभग 160 किलो हो सकता है। तभी क्रोम कहता है कि उन्हें अपने इक्विपमेंट्स को अलग अलग करके ले जाना होगा। तो यूकियो कहता है कि वह 2 से ज्यादा लोगों को एक बार में कैरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें अपने अपने वजन के अनुसार अपना पेयर बनाना चाहिए। तभी ताइजू कहता है गुड थिंग उन्होंने पहले से ही सभी के वजन को माप रखा है। तो कोहाकू कहती है कि सिर्फ वजन के हिसाब से जोड़े बनाना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें उनकी प्रॉब्लम जैनो है। और एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने ऐसे जोड़े बनाए जिसमें सुई और जैनो ही लास्ट में बचे, तो जैनो सुई को पीट कर वहां से भाग जाएगा। देन यूकियो
इसे रिवर क्रॉसिंग पजल के जैसा बताता है। तभी ताइजू यूकियो से रिवर क्रॉसिंग पजल के बारे में पूछता है। तो यूकियो बताता है कि मान लो वह एक ट्रैवलर है जिसे अपने कुछ आइटम्स को एक नदी के पार ले जाना है, जिसमें उसके पास 3 आइटम्स हैं, जो कि एक लोमड़ी, एक मुर्गी और एक मक्का है। पर वो ट्रैवलर सिर्फ एक ही चीज को एक समय पर नदी के पार ले जा सकता है। और अगर उसने मक्का को ले जाने की कोशिश करी तो वह लोमड़ी उस मुर्गी को खा जाएगी, और अगर उसने लोमड़ी को ले जाने की कोशिश करी तो वह मुर्गी उस मक्का को खा जाएगी। इसीलिए अब वह अपने सारे सामान को नदी के पार कैसे ले जाएगा? फिर रोबोट सेंकू कहता है कि यह एक फेमस पजल है, इसीलिए उन्हें इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद कोहाकू कहती है कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं योगा और जैनो का पेयर ना बन जाए, और उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि योगा ने एक बार सुकासा को उसके आइडियल्स के लिए मारा था, और वह कह नहीं सकती है कि उन दोनों के माइंड्स में इस वक्त क्या चल रहा है। और अगर वह दोनों एक साथ छूट गए तो शायद वह दोनों यहां से भागने की कोशिश करेंगे, जिसमें योगा जैनो से कहेगा कि वह दोनों फंडामेंटली सेम है और इसीलिए उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपना किंगडम बनाना चाहिए, और अब यह उनका चांस है जिसमें वह स्टैनली और अदर्स तरह से रियूनाइट हो सकते हैं। तो जैनो कहेगा कि यह एक एलिगेंट सुझाव है। फिर चेस पूछती है कि क्या योगा ने सुकासा को मारा था, पर वो सभी तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं और उन सभी की रिलेशनशिप डरावनी है। तभी जेन उसे हाँ बोलता है, और शायद चेस को यह देखकर वियर्ड लग रहा है, पर अब वो उसे उन सभी के रिलेशनशिप के बारे में बताएगा जिसमें हयोगा ने सुकासा को मारा था, और सुकासा ने सेंकू को मारा था, और शेंगू ने सुकासा को मारा था, और जैनो ने सेंकू को मारा था। देन चार्ल्स कहती है कि यहां पर बहुत ज्यादा ममारी चल रही है। तभी यूकियो कहता है कि अब चेस इस बारे में जान गई है। फिर क्रोम कहता है कि रियल प्रॉब्लम जैनो को ले जाने में है, और अगर उन्हें जैनो के साथ किसी को भेजना है तो वह बैटल थीम से ही होना चाहिए। तो योकियो कहता है कि यह रिस्की है क्योंकि वह दोनों ही 160 किलो से ज्यादा वजन कर रहे हैं। तभी कोहाकू पूछती है कि क्या वो वापस वहां पर आ जाए? तो योकियो कहता है कि यह सच में रिवर क्रॉसिंग पजल जैसा बन रहा है। उसके बाद ताइजू कहता है कि योगा और जेनो साथ में क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रोम कहता है कि वह लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि यह एक बेकार पेयर है। तभी शेंगू कहता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा और उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उन्हें जल्दी मूव करना है। फिर क्रोम और कास की साथ में रोपवे पर बैठते हैं और वह दोनों खाई को पार कर लेते हैं। तभी जेन, चेस और लूना खाई को पार करते हैं। देन जेनो और योगा खाई पार करते हैं। फिर मैक्स, कार्लोस और स्वीका खाई को पार कर रहे होते हैं। तभी स्वीका एक हवा के झोंके से नीचे गिर जाती है। तो कोहाकू जंप करके एक रस्सी को काटती है जिससे वह स्वीका को पकड़ लेती है, और वह अपनी कटाना सी क्लिफ की दीवार में एक ग्रिप बनाती है जिससे वह स्वीका को बचा लेती है। तभी जीन कहता है कि यह क्लोज था। तो क्रोम कोहाकू के रेकलेस एक्शन को थैंक्स बोलता है। उसके बाद क्रोम सोचता है कि अब उनकी तरफ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि फाइट कर सकता है। तभी कोहाकू सोचती है कि योगा इस वक्त उन्हें बिना किसी रिस्क के धोखा दे सकता है, क्योंकि इस वक्त वह स्वीका को बचाते हुए डिफेंस है और योगा बड़े आसानी से उसे इस खाई में गिरा सकता है। फिर योगा कोहाकू की तरफ मदद का हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है। तभी चेस योगा को एक गुड किड बताती है और इसीलिए वह योगा को पसंद करती है और वह सभी बड़स हैं, भले ही उनके रिलेशनशिप का डायग्राम गड़बड़ हो। देन ताइजू कहता है कि वो सभी बहुत कुछ से साथ में गुजरे हैं और किंगडम ऑफ साइंस एक टीम है। फिर जीन कहता है कि अब बस उन्हें यह होप करनी है कि मदर नेचर ने उनके लिए इन माउंटेन्स के परे एक बैरियर सेट करके रख रखा हो। उसके बाद वह सभी उन माउंटेन्स के परे आ जाते हैं। तभी क्रोम कहता है कि यहां पर तो बहुत सारे पेड़ हैं जो कि उन्हें बचाएंगे। फिर शेंगू कहता है कि वह लोग साउथ अमेरिकन क्रॉस कॉन्टिनेंट के जंगल वाले रास्ते से आगे जा रहे हैं। तभी रसुई कहता है कि अब स्टैनली का फाइटर प्लेन उनके लिए खतरा नहीं है क्योंकि अब वे अमेजॉन के जंगलों में आ गए हैं। देन मैक्सवेल कहता है कि वह लोग उनसे फिर से बचकर भाग गए हैं। देन स्टैनली कहता है कि यह एक इजी गेम होता अगर वह उन्हें डेजर्ट में शूट कर देते तो, पर इस बैटल के फर्स्ट राउंड को यूथ साइंस टीम जीत गई है। तभी मैक्सवेल कहता है कि उनका प्लेन से यहां पर आने का मेन पर्पस था कि वह एनिमी के बाइक ट्रेस को देख पाएं। इसीलिए अब उन्हें पता चल गया है कि यूथ साइंस टीम कौन सा रास्ता ले रही है। फिर चार्लोट कहती है कि स्टैनली उनके एनिमी पर प्रेशर बना रहा है जिससे वह लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ सीधे सीधे जाते रहे, और स्टैनली ने अपने प्लेन की रिपेयरिंग को भी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर रहा था। और कैप्टन स्टैनली एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसे वह एंड में हारेगा नहीं। तभी स्टैनली कहता है कि उसे अब पता है कि उनका एनिमी किस रास्ते से भाग रहा है। उसके बाद क्रोम कहता है कि अब कोई एनिमी उनका पीछा नहीं कर रहा है। तो ताइजू कहता है कि अब वह लोग सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां से पूरी ह्यूमैनिटी का पेट्रिफिकेशन शुरू हुआ था। तभी चेस कहती है कि उन्हें यहां से पूर्व की तरफ ब्राजील में जाना है। तो ताइजू कहता है कि अब बस उन्हें फुल स्पीड में आगे बढ़ना है। तभी योकियो कहता है कि ताइजू गलत नहीं है, पर वह लोग यहां पर अमेजॉन जंगल को पार करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेंगू कहता है कि उनकी फेबल ह्यूमन बॉडीज इसे सहन नहीं कर पाएगी,
और वह 10 बिलियन मारे जाएंगे और यहाँ पर कई तरह के कीड़े उन्हें उनके पैर पर काटकर मार सकते हैं। इसीलिए वह साइंस के इस क्राफ्ट का यूज करेंगे अपनी फ्लिम्जी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वह सभी कहते हैं कि रबर अमेजिंग है। देन सुई कहती है कि इन रबर बूट्स में पानी नहीं जा रहा है और कुहाकू कहती है कि यह जूते बहुत फैंटास्टिक हैं। फिर सुई कहती है कि वह इसे भी खा सकते हैं। तभी जेन इसे बहुत बड़ा बताता है तो फ्रांसोइस इसे एक तरह का कटहल बताती है। देन लूना कुछ फ्रूट्स को तोड़ने जाती है। तभी वहां पर एक सांप आ जाता है जिससे सुकासा कई पीसेस में कट कर देता है। उसके बाद जैनो किसी चीज को जला रहा होता है। तभी सुई उससे पूछती है कि वह क्या जला रहा है तो जेनो कहता है कि वह पार्सले और आर्टिमीशिया के पौधों से कीड़ों को भगाने वाला एक धुआं बना रहा है क्योंकि अमेजोन जंगल के मच्छर बहुत खतरनाक हैं और वह नहीं चाहता है कि वह मच्छर उन्हें काटे। तभी क्रोम कहता है कि यहाँ सब जगह बग्स ही बग्स हैं। उसके बाद शेंगू उनसे पूछता है कि इस वक्त अमेजोन में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है। तभी ताई सुकासा को स्ट्रांगेस्ट बताता है तो शेंगू कहता है कि अमेजोन जंगल का राजा और उनके प्लेनेट का सबसे ताकतवर जानवर आर्मी एंट है। फिर जीन कहता है कि आर्मी एंट ग्रुप्स में हमला करती है और वह सब कुछ खाने के बाद सिर्फ हड्डियां ही छोड़ती है। तभी शेंगू और चेस इसे बढ़िया बताते हैं तो बाकी सभी पूछते हैं कि ऐसा क्यों। देन चेस एक ट्रैप बनाकर आर्मी एंट्स को पकड़ती है तो शेंगू आर्मी एंट को अल्कोहल के साथ मिलाकर एक एक्सट्रैक्ट बनाता है और शेंगू उस ऑलमाइटी एक्सट्रैक्ट को उन सभी के हाथ पर देता है और वह सभी इसे अपनी बॉडीज पर लगाते हैं। तो रसई कहता है कि इस ऑलमाइटी आर्मी एंट की स्मेल से बाकी सभी कीड़े उनसे दूर रहेंगे। तभी चेल्स कहती है कि उसने यहाँ के लोकल्स से इस बारे में सुना था। तो जीन कहता है कि चेस ने अपने फील्ड वर्क को बहुत अच्छे से करा है। फिर क्रोम कहता है कि उसे लगा था कि वह इसे पीने वाले हैं तो योकियो कहता है कि बढ़िया है कि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग अमेजॉन रिवर को पार करने के लिए लकड़ी की बोट्स बनाते हैं और वह लोग उन बोट्स पर अपनी बाइक्स और इक्विपमेंट्स को रखकर आगे ले जाते हैं। तभी रियोस बताता है कि यह उनकी आखिरी दौड़ है जो कि इस नदी के रास्ते से जाती है। तो ताइजू कहता है कि फिर वहीं पर उन्हें वह एंशिएंट पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिलेगा जिसने ह्यूमैनिटी को स्टोन में बदला था। देन को हाकू कहती है कि वह यहाँ पर इतनी बड़ी जर्नी करके आए हैं इसीलिए वह यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तभी जीन कहता है कि उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि पेट्रिफिकेशन डिवाइस का साइज बहुत छोटा है। फिर कास्की क्रोम से पूछता है कि वह किस चीज पर काम कर रहा है तो क्रोम कहता है कि वह सोच रहा है कि वह इस एंट एक्सट्रैक्ट को कुछ समय के इंटरवल में ऑटोमेटिकली कैसे स्प्रे कराए। तभी क्रोम पेट्रिफिकेशन की लाइट और रिवाइवल फ्लूइड के बारे में सोचता है। देन क्रोम शेंगू को अपने आइडिया के बारे में बताता है जिसमें वह एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि उन्हें पेट्रिफिकेशन बीम से बचा सकती है। और शेंगू को यह आइडिया ट्रेजर आइलैंड पर आया था जिसमें उसने पेट्रिफिकेशन बीम के बाद खुद पर रिवाइवल फ्लूइड डाला था और उन्हें इसे ऑटोमेटिकली करने की कोई मशीन बनानी चाहिए। तभी शेंगू कहता है कि अगर वह वायमैन होता तो वह इन ट्रिक्स को अवॉइड करने के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी को नॉकू करने के लिए वह क्या करता। तो सुकासा कहता है कि वह पेट्रिफिकेशन बीम को कई बार फायर करता। तभी जिन पूछता है कि क्या कई हजारों साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और क्या ग्राउंड जीरो पर एक से ज्यादा पेट्रिफिकेशन डिवाइस हो सकते हैं। फिर शेंगू कहता है कि किसे पता, पर अब फाइनली वह यहाँ पर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गए हैं और यह एक्सेलरेटिंग है। और उसके बाद जॉयल पेट्रिफिकेशन डिवाइस को डिसेंबल कर रहा होता है और स्टैनली अपनी शिप से सेंकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शेंगू कहता है कि यही वह जगह होनी चाहिए और अब उन्हें जापान को छोड़े 4 महीने हो गए हैं और फाइनली अब वे प्लेनेट के दूसरी तरफ हैं। देन सुई को एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिलता है। तभी उनके सामने वहां पर एक बहुत बड़ा पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस का पहाड़ होता है जिसे देखकर सेंकू एंड अदर्स शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद यूकियो रिवर क्रॉसिंग पजल का आंसर देता है जिसमें पहले ट्रेवलर को मुर्गी के साथ नदी को पार करना चाहिए, फिर उसे वापस जाकर लोमड़ी के साथ नदी को पार करना चाहिए, फिर वह मुर्गी को अपने साथ वहां से वापस ले आए और वह मुर्गी को वहां पर छोड़कर मक्का को नदी के पार ले जाए। फिर ट्रैवलर को वापस आकर मुर्गी को भी नदी के पार ले जाना चाहिए और इस तरह से वह सेफली अपने सारे सामान के साथ नदी को पार कर सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी डॉक्टर स्टोन सीजन 5 एपिसोड 5 की पूरी कहानी का एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली एपिसोड की स्टोरी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेन में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एपिक